स्केल हमें वैज्ञानिक आधार पर भूकंप के मापन की स्टेज तक ले गया। अब हम बात करते हैं भूकंप के प्रकारों के बारे में। देखिए, भूकंप जो होता है वो सिर्फ कंपन जो महसूस किए जाते हैं, हमारे लिए वो एक लेमैन या एक आम आदमी के लिए भूकंप का प्रकार वही है। हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा इतना कह पाते हैं कि भूकंप तेज था या भूकंप धीरे था, वो हम पता चल जाता है कि आसपास की चीज़ों का मूवमेंट कैसा रहा। लेकिन इसके अलावा भी भूकंप के कुछ प्रकार होते हैं जो उसकी तीव्रता के अलावा होते हैं। देखिए, तीव्रता का मापन तो हमने रिक्टर पैमाने पर या मार्कली के पैमाने पर कर लिया, तो फिर भूकंप के और प्रकार कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे आधारों पर भूकंप को हमने अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया है। ऐसा नहीं है कि एक प्रकार जो है वो दूसरे प्रकार के साथ साम्यता नहीं रखता है। देखें, भूकंप के प्रकार का पहला आधार जो हमारे पास है वो है उसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है, उत्तरदायी कारक कौन है। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवकृत। क्या आपको लगता है कि कुछ भूकंप ऐसे हैं जो मानवकृत भी होंगे? बिल्कुल। और देखा जाए तो ऐसे भूकंपों की मात्रा बढ़ती जा रही है जो मानवकृत हैं। प्राकृतिक भूकंप का मतलब है कि भूकंप की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक प्रकृति और इससे जुड़ी हुई संरचनाएं। मानवकृत भूकंप का मतलब होता है कि मानवीय एक्टिविटी या मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा अगर कहीं पर कुछ इम्बैलेंस हुआ है या कुछ साम्यावस्था में बिखराव आया है, उसकी वजह से अगर कहीं भूकंप उत्पन्न हुआ है तो उसको हम कहेंगे मानवकृत भूकंप। तो भूकंप के ये दो प्रकार उसके उत्पत्ति के कारकों के आधार पर। आगे हम अगर विभाजित करें तो उसके उत्पत्ति के स्थान के आधार पर उसको हम विभाजित कर सकते हैं, और वो भी हमारे पास में है दो प्रकार के। अगर स्थलीय भाग में भूकंप की उत्पत्ति होती है तो हमने उसको स्थलीय या महाद्वीपीय भूकंप कह दिया, और अगर सागरीय हिस्से में या जलीय हिस्से में उसकी उत्पत्ति होती है तो हमने उसको सागरीय भूकंप कह दिया। इसमें भी कोई ज़्यादा मतलब गहरे भेद वाली बात नहीं है। उत्पत्ति का स्थान के आधार पर बांट दिया। अगर सागर के अंदर हो रहा है स्थलीय, स्थल पर हो रहा है स्थलीय। लेकिन सागरीय भूकंप स्थल को प्रभावित कर सकता है और स्थलीय भूकंप सागर को प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर अगर भूकंप की उत्पत्ति हुई है तो वो सिर्फ अपने लिमिटेड उस स्थान पर ही रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो भूकंप के प्रकार है वो है गहराई के आधार पर। कुछ भूकंप कुछ 25 जिसको हम कहें 25 से 30 किलोमीटर की गहराई तक ही मिल जाते हैं, उसको हम उथला कहते हैं। मध्यवर्ती उससे कुछ गहरे, और कुछ भूकंप हमें 700 से लेकर के 750 किलोमीटर की गहराई तक भी मिलते हैं, तो उन्हें हम गहरे भूकंप कहते हैं। तो ये हमने गहराई के आधार पर इनको 3 विभिन्न भागों में विभाजित कर लिया। अब हम बात करते हैं भूकंप की उत्पत्ति के कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमने बात करी भूकंप के प्रकारों की, कि स्थलीय भूकंप था, तो जो स्थलीय भूकंप था वो भूकंप उथला भी हो सकता है, मध्यवर्ती भी हो सकता है, गहरा भी हो सकता है। यानी एक ही भूकंप के अंदर एक से ज़्यादा जिसको हम कहें कि आधार पे उसको हम विभाजित कर सकते हैं। ये नहीं है कि जो स्थलीय है उसको हम उत्पत्ति के आधार पर विभाजित नहीं कर सकते या उसको हम गहराई के आधार पर विभाजित नहीं कर सकते। तो अब हम उन्हीं के ही जिस तरह से एक भूकंप को हमने कुछ भागों में विभाजित किया, उनको जोड़ते हुए उनके उत्पत्ति से संबंधित जो कारक हैं उनके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। तो पहला भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित जो कारक है वो है ज्वालामुखीय कारक। देखिए, ये जो कारक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और पूरे विश्व के ऊपर जब हम नज़र डालते हैं तो ज्वालामुखी और भूकंप के अंदर एक क्लोज रिलेशनशिप यानी एक सघन संबंध जो है वो नज़र आता है। सघन संबंध का मतलब हो गया कि जहाँ पर ज्वालामुखी हमें नज़र आई है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसने भूकंप को जन्म दिया। यानी ज्वालामुखी और भूकंप का आपस में एक संबंध है, और इसी वजह से ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो तीव्र ऊष्मा का निष्कासन होता है और उसके साथ जिस तरह की हलचल आसपास के इलाकों में देखी गई या महसूस की जाती है, तो उसे हम कह देते हैं ज्वालामुखीय भूकंप। अब हम दूसरा बात करते हैं भ्रंश मूलक भूकंप। देखिए, ज्वालामुखीय भूकंप ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों के उत्पन्न, और ये जो भ्रंश मूलक भूकंप है इसके बारे में हम डिटेल में
हमारी अगली कुछ क्लासेस में बात कर लेंगे, फिर भी हम शॉर्ट में यहाँ बात कर लें कि चट्टानों के अंदर जो हलचल होती है उस दौरान कुछ भ्रंश आ जाते हैं। भ्रंश मतलब क्या होता है? दरारें आ जाती हैं। जब दरारें किन्हीं चट्टानों के बीच में आ गई किसी भी कारण से, तो नेचुरली चट्टानों का थोड़ा सा मूवमेंट होगा, चाहे वो अप एंड डाउन है या साइड बाय साइड है या इस तरह से समानांतर। तो जब लंबवत, समानांतर या रूपांतर किसी भी तरह से अगर इन चट्टानों का जो गति है वो होती है, तो चट्टानें जो है वो इजीली मूव नहीं करती, वो घर्षण के साथ मूव करती है। जब वो घर्षण के साथ मूव करेंगे तो कुछ ऊर्जा का निष्कासन होगा, और जो ऊर्जा का निष्कासन होगा वो आसपास की चट्टानों के अंदर कंपन के तौर पे महसूस किया जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं भ्रंश मूलक भूकंप। इसके बाद हम बात करते हैं संतुलन मूलक भूकंप की, जिसे एच.एफ. रीड ने बहुत ही अपने एक पूरे सिद्धांत के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एक प्रत्यास्थ पुनश्चालन सिद्धांत होता है। प्रत्यास्थ पुनश्चालन सिद्धांत यानी इसको हम ऐसे देखिए, अगर हम एक रबड़ लेते हैं, रबड़ को हम खींचते हैं तो वो खींचने में आ जाता है, और जैसे हम उसको रिलीज करते हैं तो वो रबड़ वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। यानी उसके अंदर एक प्रत्यास्थता का गुण होता है। एक रबड़ को खींचना और वापस अपने तक पहुंचना, उसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता। ये प्रत्यास्थता का जो गुण है ये हर एक एलिमेंट में होता है, लेकिन इसकी मात्रा किसी में कम और किसी में ज्यादा है। तो चट्टानों के अंदर भी प्रत्यास्थ होने का अपना एक गुण है। यानी एक सीमा तक चट्टानें मूव कर सकती हैं, खिंचाव को ले सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा होने पे तड़क जाती हैं या उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन उस सीमा यानी कड़क, उनके अंदर जो क्रैक्स आना है, उनके अंदर जो दरार आने की सीमा है, यानी प्रत्यास्थ होने की जो उनकी अधिकतम सीमा है, उससे कम अगर उनके अंदर खिंचाव आएगा तो वो वापस अपनी स्थिति को आने की कोशिश करेंगे, और जब वो पुनः उस प्रत्यास्थ गुण की वजह से अपनी स्थिति में आने की कोशिश करती हैं, उसी को एच.एफ. रीड क्या कह रहे हैं? पुनश्च प्रत्यास्थ सिद्धांत। इस सिद्धांत की वजह से चट्टानें किसी भी कारण से खींची, लेकिन वापस आई, वापस जब आएंगी तो हलचल होगी, और वही हलचल हमें संतुलन मूलक भूकंप के तौर पे नजर आता है। लास्ट, प्लूटोनिक भूकंप। प्लूटोनिक भूकंप जो है ये बहुत ज्यादा गहराई के अंदर, जिसको हम 700 से 750 किलोमीटर की गहराई तक की भी बात कर रहे थे, उस गहराई पर आने वाले भूकंप को प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। कारण अभी तक ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यही माना जाता है कि जो वहां पर ऊर्जा लगातार निष्कासित हो रही है, उस ऊर्जा की वजह से धीरे धीरे वो एकत्रित हो जाती है और वो ऊर्जा ऊपर की ओर आती है और किसी भी समय हलचल के तौर पर ऊपरी धरातल पर महसूस की जा सकती है। तो उसी को हम प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। ये सारे थे भूकंप की उत्पत्ति के